नील की मलका, सल्तनतों की मालकिन, रोम से खौफजदा उसके लोग पूजा करते थे। आशिक से ज्यादा, एक लीजेंड से ज्यादा वो ताकत थी, औरत के रूप में। क्लोपेट्रा सेवन फिलोसफर, जिसे अक्सर क्लोपेट्रा के नाम से याद किया जाता था, तारीख की सबसे मशहूर ख्वातीन में से एक है। उसकी मीरास अफसाना और हकीकत इम्तजाज है, जिसकी तश्कील रोमन प्रोपेगेंडे, शेक्सपियर के ड्रामे और सदियों की सहर अंगेजी से हुई। लेकिन अफसानों के पीछे एक पेचीदा और ज़हीन हुक्मरान है, जिसने सल्तनों और मर्दों के गलबे वाले दौर में अपने खानदान और बादशाही को बचाने के लिए जद्दोजहद की। इस दस्तावेजी फिल्म का मकसद क्लोपेट्रा की सच्ची कहानी को खोलना है, उसकी सियासी ज़हानत, ज़ाती करिश्मा और देरपा असरात। क्लोपेट्रा 69 कबल मसीह में प्टोलेमी खानदान में पैदा हुई थी, एक मकदूनियानी यूनानी शाही खानदान जिसने सिकंदर आज़म की मौत के बाद से मिस्र पर हुकूमत की थी। अपने तवील दौर हुकूमत बतलीमुस मकामी मिस्री सकाफत से तेजी से दूर होते जा रहे थे। क्लोपेट्रा तहम मुख्तलिफ हो गई। वो मिस्री ज़बान सीखने वाली अपनी लाइन में पहली थी, जो अपने लोगों के साथ उस गहरे रिश्ते की अलामत थी। इसका मिस्र अमीर लेकिन सियासी तौर पर कमज़ोर था, रवायत और बढ़ती हुई रोमन ताकत के दरमियान फंस गया। बटलिमा खानदान अपने अंदरूनी झगड़ों के लिए बदनाम था। बेहयाई की शादियां, धोखाधड़ी और कत्ल ने क्लोपेट्रा के आबाओ अजदाद को परेशान किया। उसके वालिद टॉलेमी सेवन ओलिटस ने रोमन की हिमायत के साथ हुकूमत की, लेकिन वो इंतहाई गैर मकबूल थे। क्लोपेट्रा अपने तक और उलझे हुए सियासी मंजरनामे दोनों की वारिस हो गई, जो उसने पीछे छोड़ी थी। खानदानी सियासत उसके अरूज और जवाल में अहम किरदार अदा करेगी। अस्कंदरिया के कॉस्मोपॉलिटन शहर में परवरिश पाई। क्लोपेट्रा की तालीम यूनानी रवायत में हुई। उसने फलसफा, अदब, रियाजी, फल्कियात और सियासत का मुताला किया। कई जबानों में रवानी मुमकिन तौर पर 9 तक क्लोपेट्रा के अकल को बड़े पैमाने पर तस्लीम किया गया था। ये ज़बरदस्त तालीम उसे मलका की शक्ल देगी, जो अपने वक्त के अजीम तरीन दिमागों और ताकतों के साथ खुद को संभाल सकती है। क्लोपेट्रा 18 साल की उम्र में 51 कबल मसीह में तख्त पर बैठी। अपने 10 साल भाई बातलीमी 8 के साथ शरीक हुकूमत की। शुरू से ही उसका दौर चैलेंजों से भरा हुआ था। हरीफ मशीरों और दरबारियों ने बहन भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। 48 कबल मसीह में दोनों के दरमियान खाना जंगी शुरू हुई, जिसने क्लोपेट्रा को जलावतनी पर मजबूर कर दिया। फिर भी वो ज्यादा देर तक शिकस्त खोरा नहीं रहेगी। क्लोपेट्रा की इक़्तिदार में वापसी का आगाज जूलियस सीजर के साथ उसके खौफनाक मुकाबले से हुआ। अपनी खानदानी जद्दोजहद में मदद की तलाश में वो मशहूर तौर पर उससे मिलने के लिए एक कालीन में या बोरी में कुछ खातों के मुताबिक महल से स्मगल हुई थी। उसकी अकल और दिलकशी से मशहूर होकर सीजर ने अपने भाई के खिलाफ तनाज़े में उसका साथ दिया। एक साथ इन्होंने टॉलेमी 8 को शिकस्त दी और क्लोपेट्रा को तख्त पर बहाल किया गया। अस्कंदरिया के लिए जंग वाहिशाना थी, जिसमें शहर के कुछ हिस्सों को जलाना और अस्कंदरिया की मशहूर लाइब्रेरी को तबाह करना शामिल था। एक बार जीतने के बाद क्लोपेट्रा ने एक बार फिर मलका के तौर पर हुकूमत की, इस बार एक और छोटे भाई टॉलेमी 14 के साथ। ताहम सीजर के साथ उसके ताल्लुकात सियासत से आगे बढ़े। दोनों मोहब्बत करने वाले बन गए और 47 कबल मसीह में उसने सीजर के बच्चे सीजरीन को जन्म दिया। 46 कबल मसीह में क्लोपेट्रा अपने बेटे के साथ शहर के बाहर एक वलामर में रहकर सीजर के मेहमान के तौर पर रोम आई। उसकी मौजूदगी रोमन अशराफिया के दरमियान स्कैंडल का बास बनी। बहुत से लोगों के लिए वो खारजियत और मशरिकी जवाल दोनों की अलामत थी। लेकिन रोम में क्लोपेट्रा का वक्त महज ज़ाती नहीं था, ये उसके बेटे की हैसियत और रोम के साथ मिस्र के इत्तेहाद को मुस्तहकम करने की स्ट्रेटेजिक कोशिश थी। 44 कबल मसीह में सीजरीन के कत्ल ने क्लोपेट्रा के मंसूबों को खाक में मिला दिया। रोम इंतशार का शिकार हो गया, क्योंकि धरे इक़्तिदार के लिए लड़ रहे थे। क्लोपेट्रा तेजी से मिस्र वापस आ गई, जहां उसका शरीक हुक्मरान टॉलेमी 14 पुरअसरार तौर पर मर गया। मुमकिन तौर पर जहर दिया गया था, जिसकी वजह से वो सीजरीन को अपने शरीक रीजेंट के तौर पर निफ्स कर सकती थी। एक बार फिर वो गद्दार सियासी पानियों पर तशरीफ ले रही थी। सीजर की मौत के बाद मार्क एंटोनी रोम की अहम शख्सियत में से एक के तौर पर उभरा।
41 कबल मसीह में क्लोपेट्रा और एंटोनी की मुलाकात टॉर्स में हुई। उनकी मुलाकात थर्टियल थी। क्लोपेट्रा आइस ड्यूरी का लिबास पहनकर सुनहरे हिजरे में पहुंची। एंटोनी को अपनी मौजूदगी के साथ चकमा रही थी। ये तारीख के सबसे मशहूर मोहब्बत के मामलात में से एक का आगाज था, बल्कि एक ताकतवर सियासी इत्तेहाद भी था। क्लोपेट्रा और एंटोनी के दरमियान ताल्लुकात इतने स्ट्रेटेजिक थे जितने पुरजोश थे। एक साथ इनका मकसद मशरिकी बहरिया रूम को नई शक्ल देना, ताकत को मुस्तहम करना और सीजर के गोद लिए हुए वारिस एक्टोविन के इख्तियार को चैलेंज करना था। क्लोपेट्रा ने एंटोनी के 3 बच्चे पैदा किए। इन्होंने इस्कंदरिया के साथ एक नए आलमी निज़ाम का तस्वुर किया। 34 कबल मसीह में एंटोनी और क्लोपेट्रा ने एक शानदार तकरीब का आगाज किया, जिसे इस्कंदरिया के अतियात के नाम से जाना जाता है, जहां उसने अपने बच्चों में इलाके में तकसीम किए हुए सीजरीन को सीजर का सही वारिस करार दिया। रोम के नज़दीक ये अमल गद्दारी और इश्तिआल अंगेजी के तौर पर देखा गया। एक्टोविन ने इस लम्हे को इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा जंग छेड़ने के लिए इस्तेमाल किया। एक्टोविन ने एंटोनी को एक गैर मुल्की मलका के शहर में मुब्तला शख्स के तौर पर पेश किया और दावा किया कि उसने रोम इक़्तिदार को तर्क कर दिया है। रोमन सेनेट ने एक्टोविन के मुतासरीन होकर एंटोनी से उसके इख्तियारात छीन लिए। आखिरी तसादम के लिए मरहला तय किया गया था। एक्टोविन के रोम और एंटोनी ने क्लोपेट्रा के मिस्र के दरमियान तसादम 31 कबल मसीह में एक्टियम की फैसलाकुन जंग यूनान के मगरबी साहिल पर हुई। एक्टोविन के बहरी बेरिए ने, जिसकी क़यादत अग्रिप्पा कर रहे थे, एंटोनी और क्लोपेट्रा की अफवाज को शिकस्त दी मोहब्बत करने वाले मिस्र वापस भाग गए। सल्तनत के लिए उनके ख्वाब बर्बाद हो गए। ये इख्तिताम की शुरुआत थी। इस्कंदरिया में वापस क्लोपेट्रा ने एक्टोविन के साथ गिफ्ट व शेंट की बेचैन कोशिश की। अपने तक दौलत और यहाँ तक के खुद को भी पेश किया, लेकिन एक्टोविन रोम के लिए मिस्र का दावा करने के लिए पुरअज़म था। जैसे ही उसकी फौजें बंद हुई, एंटोनी ने गलती से क्लोपेट्रा को मुर्दा मानते हुए अपनी जान ले ली। उसके फौरन बाद क्लोपेट्रा ने ताक़ुब किया। 30 कबल मसीह में क्लोपेट्रा की मौत तारीख के सबसे देरपा असरार में से एक रही है। कदीम ज़राए का दावा है कि उसकी मौत एक आसेब, एक जहरीले सांप के काटने से हुई। दूसरे जहर का मशवरा देते हैं या खुदकुशी में मदद करते हैं। तरीक़ेकार से कता नज़र उसकी मौत ने बतलीमा ख़ानदान के ज़वाल और हेलेनिस्टिक मिस्र के खात्मे को निशान जर किया। क्लोपेट्रा की मौत के बाद एक्टोविन ने सीजरीन को फांसी दे दी। उसके इक़्तिदार को आखिरी खतरा ख़त्म कर दिया। मिस्र एक रोमन सूबा बन गया और एक्टोविन, जो अब ऑगस्टन है, रोम का पहला शहंशाह बन जाएगा। एंटोनी के साथ क्लोपेट्रा के बच्चे को रोम ले जाया गया। उनकी किस्मत बड़ी हद तक तारीख से हार गई। रोमियो ने क्लोपेट्रा की तौहीन की, उसको एक शहवत अंगेज और जादूगरनी के तौर पर पेश किया जिसने अजीम रोमन मर्दों को खराब किया। ये तस्वीर एक्टोविन की इस मुहिम का हिस्सा थी जो उसकी फतह का जवाब पेश करती थी। सदियों से उसकी तस्वीर इन रोमन ज़राए से बनाई गई थी, जो अक्सर उसकी सियासी ज़हानत और सकाफती अहमियत को कम करती है। निशास्ता सानिया के दौरान क्लोपेट्रा की कहानी को फ़न, अदब और थिएटर में दोबारा जिंदा किया गया। शेक्सपियर के एंटोनी और क्लोपेट्रा ने उसे अलमनाक और शानदार दोनों के तौर पर पेंट किया। वक्त गुजरने के साथ वो निशानी ताकत, ज़हानत और मज़ाहिमत की अलामत बन गई। उसकी मीरास बदलती हुई माशरती इक़्तिदार की रोशनी में मुसलसल तशरीह करती रही। आज क्लोपेट्रा तारीख की सबसे ज़बरदस्त शख्सियत के तौर पर खड़ी है। एक ऐसी औरत जिसने मर्द की दुनिया में हुक्मरानी की, सल्तनों की खिलाफवर्जी की और नस्लों को मशहूर किया। उसकी ज़िंदगी ताकत, जिन्स, शनाख्त और सकाफती मीरास के बारे में सवालात उठाती है। एक लालच या एक अलमनाक आशिक से ज़्यादा वो एक होशियार हुक्मरान, फ़नून लतीफ़ा की सरपरस्त और मिस्र के पायदार जज्बे की अलामत थी। उसने कमाल के साथ हुकूमत की और मकसद के साथ मर गई। एक मलका को ये नहीं याद था कि वो कैसे मर गई, बल्कि वो कैसे जिंदा रही। क्लोपेट्रा की मीरास बरकरार है, याददाश्त में, अफसाने में, तारीख में।